Hello everyone, welcome to all of you on the YouTube channel of Prince Civil Services. My name is Anuj Kumar Sharma and today I would like to discuss important topic that is AUKUS. AUKUS is an international group. Okay, let's start our topic AUKUS. First, आज का जो सेशन है बच्चों उसका हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव सेंस की ऑकस के बारे में, यानी कि जो ऑकस है वाई इन न्यूज, यानी कि ये इतना चर्चा में क्यों है, फर्स्ट पॉइंट। देन हम लोग डिस्कस करेंगे ऑकस का बैकग्राउंड एंड मेंबर्स, यानी कि इसका बैकग्राउंड, इसका जो फॉर्मेशन हुआ है उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है और इसके कौन कौन से मेंबर हैं। थर्ड, चैलेंजेस, यानी कि ये जो ऑकस जो ग्रुप बनाया गया है, इस ऑकस ग्रुप के वर्ल्ड लेवल पे क्या क्या चैलेंजेस, यानी कि किस किस ग्रुप के द्वारा या किस किस कंट्री के द्वारा इसको चैलेंज किया जा रहा है या फर्दर फ्यूचर में इसको चैलेंज मिलने की संभावना, पॉसिबिलिटी हो सकती है। चलिए सबसे पहले चर्चा करते हैं वाई इन न्यूज, यानी कि चर्चा में क्यों है। बच्चों ये जो ग्रुप है ऑकस, ये बेसिकली 3 कंट्रीज का ग्रुप है। फर्स्ट है यूएसए, सेकेंड है ऑस्ट्रेलिया एंड थर्ड वन इज इंग्लैंड, या यू कैन सी दैट यूके। आप इसके वर्ड से भी समझ सकते हैं ऑकस। ऑकस, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, यूके फॉर यूनाइटेड किंगडम मीन्स इंग्लैंड, यूएस मीन्स यूएसए। यानी कि ऑकस का जो एब्रीविएशन हम लोग करेंगे, यानी इसको इसके शब्दों को जब हम तोड़ने का प्रयास करेंगे तो ऑटोमेटिक उसके मेंबर्स के नाम आपको पता चल जाएंगे। कौन कौन से हो जाएगा? ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, यूके फॉर इंग्लैंड, यूएस फॉर यूएसए। यानी कि ऑकस 3 कंट्रीज का ग्रुप है, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया। और बेसिकली ग्रुप कैसे बनाया गया है, क्यों बनाया गया, यानी कि इसका बैकग्राउंड क्या है। बच्चों ये जो ग्रुप है ऑकस, इसका डिक्लेरेशन यूएसए के द्वारा किया गया था और ये जो ग्रुप है बेसिकली न्यूक्लियर सबमरीन का एक एग्रीमेंट है। यानी कि यूएसए ने यूके और ऑस्ट्रेलिया के साथ एक एग्रीमेंट किया है और इस एग्रीमेंट, इस ऑकस ग्रुप के द्वारा यूएसए इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन प्रोवाइड कराएगा। प्रोवाइड कराने के साथ साथ ये टेक्नोलॉजी को भी ट्रांसफर करेगा, यानी कि फर्स्ट टाइम, यानी कि न्यूक्लियर सबमरीन के फॉर्मेशन प्लस न्यूक्लियर सबमरीन की जो टेक्नोलॉजी है ये और यूएसए इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को भी प्रोवाइड करेगा। और ये इस समय वर्ल्ड लेवल पे चर्चा में क्यों, न्यूज में क्यों? क्योंकि ये इस टाइप का बच्चों पहला ग्रुप है। ये पहला ग्रुप है। यूएसए ने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को जो न्यूक्लियर सबमरीन का जो टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर की बात की है, ये इस टाइप का पहला ग्रुप है। और पूरे वर्ल्ड लेवल पे चाहे वो क्वाड ग्रुप हो, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, चाहे रसिया हो, चाहे इंडिया हो, चाहे चाइना हो, सभी कंट्रीज में इसको लेकर के थोड़ा सी आशंका व्यक्त की जा रही है, थोड़ा सा विरोध भी उत्पन्न हो रहा है। विरोध कहाँ हो रहा है? विरोध हो रहा है जैसे कि क्वाड ग्रुप में। आगे मैं इस सेशन की चर्चा करूंगा कि आखिर क्वाड का विरोध क्यों है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यानी कि आपको क्लियर है, ये जो ग्रुप है ऑकस 3 कंट्रीज का है, यूएसए, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। और इस ग्रुप का मोटिव क्या है? ये ग्रुप यूएसए के द्वारा बनाया गया है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है न्यूक्लियर सबमरीन की टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करना। किस किस को? इंग्लैंड को और ऑस्ट्रेलिया। क्लियर? चलिए, यानी कि मेन चीज है कि न्यूक्लियर सबमरीन की टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर सबमरीन यूएसए, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को ट्रांसफर करेगा। क्लियर? चलिए, लेकिन इसके साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पे बच्चों, चलिए इंटरनेशनल लेवल पे देखते हैं कि और वर्ल्ड में कितनी कंट्रीज है जिनके पास सबमरीन है और कितनी कंट्रीज ऐसी हैं जिनके पास न्यूक्लियर सबमरीन की पावर है। लाइक ऑल ओवर वर्ल्ड में देयर आर ओनली 6 कंट्रीज, देयर आर ओनली 6 कंट्रीज जिनके पास न्यूक्लियर सबमरीन मौजूद है। फर्स्ट, यूके के पास कितना है? 4 न्यूक्लियर पावर, यानी कि ओवरऑल यूके के पास 11 सबमरीन है, लेकिन न्यूक्लियर पावर की सबमरीन कितनी है? हाउ मच? ओनली 4। देन फ्रांस के पास भी 8 सबमरीन है,
4 न्यूक्लियर पावर सबमरीन है। ओनली यूएसए के पास 68 सबमरीन है और 68 की 68 सबमरीन न्यूक्लियर पावर से इसमें मौजूद है, यानी कि न्यूक्लियर पावर का यूज, न्यूक्लियर वेपन का ये सबमरीन यूज कर सकती है। ओके, थर्ड, फोर्थ, रसिया 49 सबमरीन है, 29 इनके पास न्यूक्लियर पावर सबमरीन है। 71 नॉर्थ कोरिया के पास है बट 0 न्यूक्लियर पावर। चाइना के पास 59 है जिसमें से 12 न्यूक्लियर पावर है एंड 61 इज इंडिया, 16 सबमरीन, ओनली 1 न्यूक्लियर पावर सबमरीन। ओके, यानी कि एक ये क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में कितने कंट्रीज के पास न्यूक्लियर सबमरीन है, यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड में कितना है 6। इंडिया के पास कितना है 1। हाईएस्ट में कौन है यूएसए 68। क्लियर, यहां तक क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि बच्चों ये जो ऑकस जो ग्रुप है, कुछ इंटरनेशनल एनालिस्ट हैं, विद्वान हैं, उन्होंने कहा कि ये जो ग्रुप है ये न्यूक्लियर सबमरीन के साथ साथ हम लोगों को किसी और पास्ट की भी याद दिलाता है। पास्ट कैसे? किसी इंटरनेशनल एनालिस्ट ने कहा है कि ये ऑकस और कुछ नहीं बल्कि एक एंग्लो स्फीयर का ग्रुप है। एंग्लो स्फीयर ग्रुप में यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड में देयर आर ओनली 5 कंट्रीज जिनको एंग्लो स्फीयर ग्रुप में शामिल किया जाता है। वो है बच्चों कनाडा, यूएसए, ग्रेट ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। यानी कि ये माना जाता है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में 5 कंट्रीज हैं जिनको एंग्लो स्फीयर में, यानी कि इन कंट्रीज में एंग्लो प्रजाति के लोग ज़्यादा हैं, यानी कि यूनाइटेड किंगडम के लोग ज़्यादा हैं। तो मे बी पॉसिबल ये कहा जा रहा है कि फिर से ब्रिटेन की एक चाहत है कि फिर से उसकी जो बादशाहत थी 19वीं 20वीं शताब्दी की, वो फिर से उसको कायम करना चाहता है यूएसए के माध्यम से। ओके, तो यानी कि ग्रुप किसका है? ये आपका यूएसए, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया का ग्रुप है। यानी कि एक इंटरनेशनल एनालिस्ट है, उन्होंने कहा, कुछ विचारक हैं, यहाँ तक कि एशिया के कुछ विद्वान हैं, उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया है, कहीं ये ऐसा तो नहीं है, एक एंग्लो ग्रुप है, इसीलिए इस ग्रुप में किसी और कंट्रीज को शामिल नहीं किया गया। ओनली देयर आर 3 यूके, यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया। और तीनों में एंग्लो स्फीयर कंट्रीज को, तीनों को क्या माना जाता है? एंग्लो स्फीयर कंट्री माना जाता है। ओके, यानी कि एक फॉर्मेशन में एक डाउट क्या है कि मे बी पॉसिबल ये जो न्यूक्लियर सबमरीन के एग्रीमेंट या ग्रुप होने के साथ साथ एक ग्रुप एंग्लो ग्रुप का भी रूप है ये। यानी कि इसमें किस किस को शामिल किया गया? इसमें उन कंट्रीज को शामिल किया गया है जो कि एंग्लो स्फीयर से संबंधित है, लेकिन इसमें न्यूजीलैंड और कनाडा को शामिल नहीं किया गया। ओनली 3 है, यूएसए, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया। क्लियर, यानी कि एक संभावना, एक पॉसिबिलिटी क्या मानी जा रही है कि इट्स मे बी एंग्लो ग्रुप। ओके, सेकंड, अब बात करते हैं चैलेंजेस। यानी कि ऑकस जो ग्रुप है, क्योंकि ये सरप्राइज था पूरे वर्ल्ड लेवल पे, ये सरप्राइज था ऑकस। और सबसे बड़ा सरप्राइज जो किसके लिए था? ये था क्वाड के लिए। तो यानी कि सबसे बड़ा चैलेंज अगर कोई प्रस्तुत करेगा वो है क्वाड, या फिर क्वाड के ग्रुप के जो मेंबर्स थे उनके मन में एक बड़ी ही दुविधा पैदा हो गई कि जब ऑलरेडी क्वाड ग्रुप था ही, और क्वाड ग्रुप का फुल फॉर्म में क्या बच्चों? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। यानी कि इस ग्रुप का फॉर्मेशन भी आईपीआर, इंडो पैसिफिक रीजन के लिए बनाया गया था, और इसमें भी वही सारी बातें हैं एक्सेप्ट न्यूक्लियर सबमरीन का टेक्नोलॉजी का नहीं था। यानी कि क्वाड ग्रुप को जो फॉर्म किया गया था, फॉर्मेशन है, उसका दायरा बहुत बड़ा है, और इसी उम्मीद से चारों ग्रुप काम कर रहे थे। इंडिया है इस क्वाड ग्रुप में। कौन कौन से हैं इस क्वाड ग्रुप में? इंडिया है, जापान है, आपका यूएसए है और ऑस्ट्रेलिया। आप इसी यूट्यूब चैनल में मेरा एक और वीडियो देख सकते हैं जिसको मैंने क्वाड ग्रुप के नाम से बनाया हुआ है, इससे आप पूरी डिटेल ले सकते हैं। उसमें मैंने क्वाड के बारे में जितनी जानकारी हो सकती है आपको प्रोवाइड की है। अब बात करते हैं ऑकस और क्वाड का। अब देखिए, ये क्वाड के 2 मेंबर्स, इसमें से आपका ऑस्ट्रेलिया और यूएसए ये तो आपके ऑकस में हैं, ये ऑकस के ग्रुप में हैं,
लेकिन इंडिया और जापान ये दो ऐसे क्वेड के ग्रुप में मेंबर हैं जो कि ऑकस के पार्ट नहीं है। बल्कि ऑकस का जैसे ही एक डिक्लेरेशन हुआ था कि ऑकस का फॉर्म हुआ है, ग्रुप को बनाया गया है, इंडिया और जापान ने तुरंत ही यूएसए से कहा कि हमको भी इसका पार्ट बनाइए। पहली बात, आप इस बात का जवाब दीजिए कि क्वेड ऑलरेडी फॉर्म किया गया है इंडो पैसिफिक रीजन के लिए, फिर इस ऑकस की आवश्यकता क्यों है। लेकिन यूएसए ने एकदम मना कर दिया, नो, ऑकस इज ए डिफरेंट थिंग, क्वेड और डिफरेंट थिंग, यानी कि क्वेड का दायरा अलग है, ऑकस का दायरा अलग है। लेकिन यहां पर इंडिया के द्वारा कई सवाल भी पूछे गए कि इस क्वेड ग्रुप को ऐसा ना हो पीछे छोड़ दिया जाए, इसका इंपोर्टेंस कम हो जाए, ऑकस ग्रुप का इंपोर्टेंस ज्यादा हो जाए। क्यों? क्योंकि क्वेड ग्रुप के माध्यम से इंडिया और जापान, खासकर इंडिया का मोटिव ये भी था कि फर्दर फ्यूचर में टेक्नोलॉजी यानी कि न्यूक्लियर सबमरीन से लेकर के और जो वेपन्स की जो टेक्नोलॉजी होती है उसको ट्रांसफर करने में हमें मदद मिलेगी, यानी कि मुझे हेल्प मिलेगी। लेकिन अब इंडिया को ये लग रहा है कि मे बी पॉसिबल अब ये नहीं होगा। हो सकता है क्वेड को इंडो पैसिफिक रीजन में ट्रेड, इकोनॉमिक सपोर्ट, कोविड और कई सारे बिंदुओं के लिए बनाया जाए और न्यूक्लियर वेपन्स इन सब के लिए ऑकस को ही कंटिन्यू किया जाए। लेकिन यूएसए ने भी एक साफ एक बात से इनकार कर दिया है, नहीं, अब ऑकस में हम लोग किसी नए मेंबर की बात सोच भी नहीं रहे और फर्दर फ्यूचर में भी कोई इसका अंदाजा नहीं है कि हम लोग किसी और को इसमें शामिल करेंगे। ऑकस फॉर्म मीन्स ऑकस फॉर्म, अब इसमें किसी और मेंबर की शामिल होगी संभावना बिल्कुल नहीं है। सीधा मैसेज है। तो भाई अब इस सवाल पुटअप किया गया, इंडिया और जापान के द्वारा एक सवाल खड़ा किया कि भाई कि आपने जब क्वेड को फॉर्म किया गया, क्वेड का मेन उद्देश्य क्या था? मेन उद्देश्य था ऑब्जेक्टिव चाइना को इंडो पैसिफिक रीजन में बैलेंस करना, प्लस ये चारों कंट्रीज मिलकर के वर्ल्ड लेवल पे इंडो पैसिफिक रीजन में एक दूसरे का सपोर्ट करने वाले थे। लेकिन अब ऑकस के बनने से सबसे बड़ा सवाल क्रिएट हो रहा है कि क्या क्वेड को वही प्रेफरेंस मिलेगा या क्वेड एक पावरफुल ग्रुप बन पाएगा? क्यों? क्योंकि जब क्वेड का फॉर्मेशन किया गया तो रसिया और चाइना जैसे देशों ने ये कहा, खासकर रसिया ने कहा कि ऐसा कोई ग्रुप नहीं बनाया जाना चाहिए जो किसी एक कंट्रीज को मोटिव करके अगेंस्ट हो। जैसे कि उसने कहा कि क्वेड का फॉर्मेशन चाइना के अगेंस्ट है। प्लस रसिया ने एक बात और कही, रसिया ने कहा कि ये जो क्वेड का जो फॉर्मेशन है वो एक तरह से ऐसा लग रहा है जैसे कोई नाटो है, यूरोपियन कंट्रीज का जो नाटो ग्रुप है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेम ये ग्रुप ऐसा है। लेकिन इतनी सारी संभावना व्यक्त की जा रही थी, ऐसा लग रहा था क्वेड के माध्यम से इस इंडो पैसिफिक रीजन में फिर से इंडिया की वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन हो गया उल्टा। अब ये ऑकस के बनने से सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया है क्वेड के लिए। क्या क्वेड उतना ही पावरफुल रहेगा? क्या क्वेड के माध्यम से इंडिया फिर से आईपीआर रीजन में अपने आप को एक पावरफुल एक कंट्री ग्रुप में देख सकता है? क्या यूएसए उतना ही प्रेफरेंस क्वेड को देगा जितना कि आपको ऑकस को देगा? यानी कि कहीं ना कहीं इंडिया और जापान के मन में ये दुविधा पैदा हो गई है, एक नाराजगी पैदा हो गई है। किसके खिलाफ? यूएसए के खिलाफ। क्योंकि देखिए, एक इतना बड़ा ग्रुप बनना और इतनी बड़ी चीज न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर, ये बात अचानक तो हुई नहीं है। यानी कि हो सकता है इनका ये प्लान बहुत पहले से हो, लेकिन क्वेड ग्रुप के दो मेंबर जापान और इंडिया को ये बात नहीं बताई गई। इसलिए अभी इंडिया और जापान की नाराजगी भी चल रही है यूएसए के साथ में इस ऑकस ग्रुप के कारण। लेकिन भविष्य में संभावना व्यक्त की जा रही है कि इसका कोई सॉल्यूशन निकल सकता है। क्यों? क्योंकि इंडिया के जो अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक हैं, इंटरनेशनल, उन्होंने कहा कि नहीं, क्वेड की भी अपनी वैल्यू है, ऑकस की भी अपनी वैल्यू है, क्वेड की वैल्यू कम नहीं होगी इस ऑकस के बनने से। ओके, यानी कि अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्वेड के लिए और ऑकस के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है क्वेड। क्यों? क्योंकि अगर जो क्वेड के दो मेंबर हैं, इंडिया और जापान, इन्होंने थोड़ा सा भी सपोर्ट पीछे लिया, बैकफुट में आ गए,
तो यूएसए को प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है इंडो पैसिफिक रीजन में। क्यों? क्योंकि इन दोनों कंट्रीज के माध्यम से ही, और ये यूएसए क्या चाहता था? चाइना को बैलेंस करना। अगर इंडिया जापान ने थोड़ा से बैकफुट पे अगर आ गए तो ऑकस के लिए भी परेशानी या फिर इसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। क्लियर? यानी कि सबसे बड़ी चुनौती कौन प्रस्तुत करेगा? क्वेड, जिसका मेंबर यूएसए ऑस्ट्रेलिया दोनों है और ये दोनों ऑकस के भी मेंबर है। क्लियर? यानी कि इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो इंडिया के लिए एक चैलेंज है, एक सबक है कि क्या यूएसए पे भरोसा किया जाए। क्लियर? चलिए अब देखते हैं कि ऑकस के लिए और क्या क्या चैलेंज है। इंडो पैसिफिक भी आपको बता ही चुका हूं, क्वेड का फॉर्मेशन इसके लिए था। ठीक है, और आईपीआर के रीजन में चाइना को बैलेंस करने के लिए इस क्वेड को फॉर्म किया गया था। लेकिन अब लगता है कि हो सकता है कि क्वेड को वो प्रेफरेंस ना मिले यूएसए के द्वारा, जो कि ऑकस को मिलना पड़ सकता है या मिल सकता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ऑकस यूरोपीय यूनियन और फ्रांस की। यानी कि ऑकस के लिए फ्रांस क्या चैलेंज बन सकता है, या ऑकस के फॉर्मेशन से फ्रांस नाराज है? यस, क्योंकि ध्यान रखिएगा इस ऑकस के कारण फ्रांस को लगभग $65 बिलियन का उसका एक जो एग्रीमेंट था वो टूट गया है। फ्रांस की नाराजगी है, फ्रांस एकदम आप कह सकते हैं कि बिलबिला गया है। क्यों? क्योंकि फ्रांस ने एक डील की थी किसके साथ? ऑस्ट्रेलिया के साथ। $65 बिलियन का उसका एक एग्रीमेंट था न्यूक्लियर सबमरीन का। और जैसे ही ऑकस का ये फॉर्मेशन हुआ है, ऑस्ट्रेलिया ने उस एग्रीमेंट को तोड़ दिया है और उसने मना कर दिया है कि अब मैं आपसे न्यूक्लियर सबमरीन नहीं लूंगा। और उसने लॉजिक दिया है कि आपकी जो न्यूक्लियर सबमरीन थी बहुत महंगी है, बहुत कॉस्टली है और वो अपडेट नहीं है। फ्रांस का कहना था कि ये बात गलत है, अगर आपको एग्रीमेंट को तोड़ना था तो आपको कम से कम बताना तो चाहिए था कि क्या दिक्कत है, हम उस चीज़ को सुधारने का प्रयास करते, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया। इससे फ्रांस यूएसए से भी बहुत नाराज है। क्यों? क्योंकि यूएसए के कारण ही उससे एक इतना बड़ा वेपन का डील $65 बिलियन का जो डील है वो टूट गया है। क्लियर? दूसरी बात, अब यहां आते हैं कि एक तो फ्रांस को प्रॉब्लम क्या है कि उसका एग्रीमेंट टूट गया है। दूसरा, फ्रांस का विगत कई वर्षों से, लास्ट कई ईयर से यूएसए के ऊपर एक आरोप लगाया जा रहा है कि भाई साहब आप जो यूरोपीय यूनियन का जो यूज किए हैं, आप जो नाटो का यूज किए हैं अगेंस्ट रसिया, अब आपका मतलब निकल गया, तो आपने यूरोपीय यूनियन को, क्योंकि अब यूएसए यूरोपीय यूनियन और नाटो में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, उसका यूरोपीय यूनियन की बजाय उसका फोकस पूरा आईपीआर का रीजन हो गया है, इंडो पैसिफिक रीजन, आपका एशिया वाला रीजन हो गया है। ओके, तो फ्रांस का कहना है कि पहले आपने यूरोपीय यूनियन नाटो का यूज किया रसिया के खिलाफ, आपने यूरोपीय यूनियन का यूज किया चाइना के खिलाफ, लेकिन जब अब आपका फायदा हो रहा है तो आपने तुरंत ये प्रेफरेंस कम कर दिया यूरोपीय यूनियन को। और इससे सबसे बड़ा दो कंट्रीज यूरोप की सबसे ज्यादा नाराज है। ब्रिटेन नाराज इसलिए नहीं है अभी, क्यों? क्योंकि ब्रिटेन तो ऑकस का ग्रुप है, प्लस ब्रिटेन ने अभी हाल ही में यूरोपीय यूनियन का ग्रुप छोड़ दिया है। अब ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन में शामिल नहीं है, तो यूरोपीय यूनियन के दो सबसे बड़े देश, एक जर्मनी एक फ्रांस, दोनों ने नाराजगी व्यक्त की है इस ऑकस के खिलाफ, खासकर यूएसए के खिलाफ। अब फ्रांस ने भी एक रणनीति अपनाई है। अब देखिए ऑकस के लिए कैसे चैलेंज हो सकता है। फ्रांस ने भी क्या किया है, फ्रांस ने अगेन रसिया के साथ अपने रिलेशन बनाना स्टार्ट कर दिया है। क्यों रसिया के साथ रिलेशन? इसलिए क्योंकि यूरोपीय यूनियन या यूरोप के देशों को रसिया एक बड़ी सप्लाई करता है गैस की प्लस ऑयल की, क्योंकि यूरोपीय कंट्रीज कैसी हैं? कोल्ड कंट्रीज है, यहाँ पे विंटर ज़्यादा है, कोल्ड ज़्यादा है, तो कोल्ड से बचने के लिए क्या चाहिए? गैस ऑयल फ्यूल चाहिए। ओके, तो फ्रांस ने अगेन रसिया के साथ अपने संबंधों को सुधारना आरंभ कर दिया है। क्यों? क्योंकि फर्दर फ्यूचर में रसिया का एक प्लान क्या है, साइबेरिया से लेकर के पूरे रूस से लेकर के यूरोप तक पूरे एक पाइपलाइन बिछाना गैस और ऑयल की।
ताकि कोई समस्या ना हो और उसकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी। इसलिए अब फ्रांस क्या कर रहा है, फ्रांस रसिया के साथ अपने रिलेशन को फिर से सुधारने का प्रयास कर रहा है ताकि उसको जो फ्यूल एनर्जी की जो प्रॉब्लम है वो यहाँ से सॉल्व हो जाए। यानी कि अगर फ्रांस और रसिया का रिलेशन, और रसिया के साथ किसके रिलेशन अभी अच्छे हैं, चाइना के, तो मे भी हो सकता है कि रसिया चाइना मिल करके यूरोपीय यूनियन के साथ मिल करके यूएसए और ऑकस को चैलेंज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि फ्रांस चूंकि एक वेपन कंट्रीज है, वेपन सप्लाई ग्रुप पे शामिल है, ये सबसे बड़ा मतलब निर्यात करता है, यहाँ से भी एक अच्छा बिजनेस है, इंडस्ट्रीज है वेपन्स की। और यूएसए ने जो अभी तोड़ा है ऑस्ट्रेलिया के साथ ये एग्रीमेंट को, आपका यूएसए का जो एग्रीमेंट टूटा है ऑस्ट्रेलिया फ्रांस में, ये एक बड़ी समस्या है। यानी कि फ्रांस को लगता है कि मेरा जो मार्केट है वो कम हो सकता है, इसलिए वो क्या करेगा, अपने आप को अपडेट करेगा रसिया के साथ। क्लियर? तो ये फ्रांस की समस्या, फ्रांस चैलेंज है। नो डाउट अगर फ्रांस का वर्चस्व यूरोप में है, नो डाउट है, 100% है, फ्रांस का भी जर्मनी का भी है, हो सकता है यूरोपीय यूनियन को, क्योंकि इससे पहले ब्रिटेन एक चैलेंज था, लेकिन अब फ्रांस सबसे बड़ा है, सबसे पावरफुल है जर्मनी के साथ में। अगर वो पूरे यूरोपीय यूनियन को मोल्ड कर देता है रसिया के साथ अच्छे रिलेशन के लिए, लगातार चाइना भी यूरोपीय यूनियन के साथ अच्छे संबंध स्थापित कर रहा है, ट्रेड उनका लगातार बढ़ता जा रहा है, एग्रीमेंट बढ़ते जा रहे हैं, तो अगर हो सकता है तो यूएसए को और ऑकस को बैलेंस किया जा सकता है। यानी कि फर्दर फ्यूचर में फ्रांस एक अच्छी कड़ी बन सकती है, एक अच्छा मीडिएटर बन सकता है यूएसए और ऑकस को चैलेंज करने के लिए। इसलिए आपको एक अपडेट और देता हूं कि फ्रांस और इंडिया के साथ जो रिलेशन है, फ्रांस लगातार ग्रुप बनाने का भी प्रयास कर इंडिया के साथ में, मे बी पॉसिबल ग्रुप बन भी सकता है और फ्रांस इंडिया के साथ और करीब आ सकता है। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे इंडिया भी वेपन का एक्सपोर्ट करने वाला एक बहुत बड़ा कंट्री है और फ्रांस के वेपन यहाँ पे यूज भी करते आ रहे हैं। ओके, चलिए, यानी कि ऑकस को कौन चैलेंज कर सकता है? फ्रांस चैलेंज कर सकता है 100%, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगला चैलेंज ऑकस चाइना। देखिए, नो डाउट जिस प्रकार इंडो पैसिफिक रीजन में या वर्ल्ड लेवल पे यूएसए लगातार यूएसए और चाइना के बीच जो कोल्ड वार चला आ रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, सबको पता है ये सारी चीजें कि कोल्ड वार दोनों के बीच में चल रहा है। ओके, और चाइना के अपोज में जो क्वाड ग्रुप का जो फॉर्मेशन हुआ था, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया को मिला करके यूएसए ने जो बनाया था, वो भी मोटिव क्या था? चाइना को बैलेंस करने का। ऑकस का भी कहीं ना कहीं मोटिव क्या है? चाइना को बैलेंस करने का एक मोटिव है। लेकिन चाइना भी लगातार रसिया के साथ अपने संबंधों को सुधार चुका है पूरी तरीके से। और खासकर रसिया चाइना की सबसे खास बात क्या है कि वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी है चाइना में, और यहाँ भी साम्यवादी विचारों का आदान प्रदान होता है। यानी कि अभी तक रसिया में क्या है? रसिया में भी समाजवादी विचारों की प्रधानता है, सेम वहाँ पर भी है कम्युनिस्ट चाइना में। तो दोनों के विचार मेल खाते हैं, तो एक अच्छा ग्रुप बनता जा रहा है। यानी कि यूएसए को चैलेंज देने के लिए रसिया और चाइना लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। यानी कि रसिया, चाइना जो है रसिया के साथ मिलकर के ऑकस को बैलेंस कर सकते हैं। वहीं इस ऑकस के फॉर्मेशन के बाद रसिया इंडिया के संबंध सुधरेंगे, तो मे बी पॉसिबल इंडिया और चाइना के रिलेशन भी सुधर सकते हैं। और लगातार आप देखिएगा न्यूज़ में लगातार इंडिया और चाइना अपने बॉर्डर के लिए लगातार मीटिंग भी कर रहा है ताकि समस्या क्रिएट ना हो, प्रॉब्लम क्रिएट ना हो समुद्र। यानी कि ऑकस को चाइना भी रसिया के साथ बैलेंस कर सकता है और चाइना रसिया के साथ साथ किसका यूज कर सकता है? यूरोपीय यूनियन का। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट है ऑकस एंड रसिया। देखिए सेम यहां पर है। ऑकस क्या है? ऑकस है न्यूक्लियर सबमरीन का, रसिया भी न्यूक्लियर सबमरीन प्लस वेपन का ये आपका एक्सपोर्ट करता है। ओके, अब देखिए यूएसए और रसिया स्टार्टिंग से आपको पता है आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार दोनों के बीच में कोल्ड वार चला। लंबे कंट्रीज, ये पूरा वर्ल्ड कैसा था? बाईपोलर था, एक तरफ यूएसए का पावर, दूसरा रसिया का पावर। सेम यहां पर भी है। अब ऑकस को रसिया भी बैलेंस कर सकता है किसके माध्यम से?
चाइना के माध्यम से, थ्रू चाइना। दूसरा, यूरोपीय यूनियन, मैं आपको पहले बता चुका हूँ फ्रांस और यूरोपियन के बीच में क्या है, लगातार संबंध सुधर रहे हैं और उनके बीच में ट्रेड भी बढ़ता जा रहा है। प्लस यूरोपीय यूनियन का सबसे करीब का एक बड़ा कंट्री है, वो है रसिया, जो कि एक एनर्जी सप्लायर वो है भी और आगे और भी बड़ा सप्लायर बन सकता है। तो यूरोपीय यूनियन को डेवलपमेंट के लिए एनर्जी की डिमांड है, एनर्जी कौन पूरा करेगा, रसिया। प्लस इस ऑकस के कारण जहां इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में थोड़ा सा चेंज आया है, फिर से ऐसा लग रहा है कि रसिया, इंडिया और रसिया के बीच संबंध और भी सुधर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इंडिया, यूएसए के कितने भी दबाव के बावजूद इंडिया ने S-400 जो रडार टेक्नोलॉजी का मिसाइल वाला जो एग्रीमेंट है उसको फिर से स्टार्ट किया। लगभग 35,000 करोड़ का ये एग्रीमेंट है, S-400 रडार टेक्नोलॉजी वाला जो मिसाइल सिस्टम है। यानी कि यूएसए ने दबाव डाला था कि अगर आपने ये एग्रीमेंट किया तो हम आपको प्रतिबंध लगा सकते हैं, लेकिन इंडिया ने डिनाई कर दिया कि नहीं, हम लेंगे और दिसंबर में आपका ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ सकता है S-400। ओके, यानी कि रसिया अभी इंडिया को एक सपोर्ट लेकर के या बेस बना करके इस ऑकस को चैलेंज कर सकता है। ठीक है, तो रसिया नो डाउट, चाइना, यूरोपीय यूनियन, इंडिया भी एक बहुत पावरफुल कंट्रीज में माना जाने लगा है, तो इसके माध्यम से ये यूएसए और ऑकस को चैलेंज कर सकते हैं। या ऑकस जो इतना बड़ा पावरफुल अचानक दिखाएगा यूएसए के द्वारा कि बहुत बड़ा ग्रुप नहीं, बहुत ही पावरफुल ग्रुप बन सकता है ये, तो उसको बैलेंस कर सकता है रसिया भी। नेक्स्ट आपका जापान। अब देखिए, सबसे क्वेड, मैंने आपको बताया कि क्वेड, जापान चूंकि इकोनॉमिकल डेवलप कंट्री है, इसकी अर्थव्यवस्था वर्ल्ड लेवल में आती है और इसका इंडिया यूएसए के साथ एक बहुत अच्छा इकोनॉमिक रिलेशन भी है और जापान एक क्वेड का पार्ट भी है। तो जापान की ये लगातार नाराजगी भी बनी हुई है कि भाई आपने हमको क्यों नहीं दी न्यूक्लियर सबमरीन, आपने दूसरा ग्रुप क्यों बना लिया। चूंकि ये भी क्वेड का एक बहुत बड़ा सपोर्टिव रोल करता है क्वेड में, तो अगर जापान ने क्वेड से हाथ खींच लिया तो यूएसए के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों? क्योंकि क्वेड को भी यूएसए बहुत इंपॉर्टेंट मानता है आईपीआर रीजन के लिए। तो ये कई सारे बिंदु हैं बच्चों जो मैंने आपको डिस्कस किया कि ऑकस क्या है। ऑकस एक 3 कंट्रीज का ग्रुप है, यूएसए, यूके और ऑस्ट्रेलिया। और ये जो ग्रुप जो बना है इसका मेन मोटिव है न्यूक्लियर सबमरीन को ट्रांसफर करना, उसकी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करना। लेकिन ऑकस का ये जो आगे का सफर है भविष्य में, ये आसान नहीं होगा, क्योंकि आज यूएसए की जो पोजीशन वो अपनी आप की दिखाता है वो उसकी पोजीशन नहीं है। आज उसकी बादशाहत को चैलेंज करने के लिए रसिया तो पहले से तैयार था, चाइना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ओके, प्लस ऑकस के इस ग्रुप के फॉर्मेशन के बाद कई और कंट्रीज हैं जो कि नाराज हो चुके हैं, जैसे फ्रांस है, जर्मनी है, यूरोपीय यूनियन का एक पूरा बड़ा भाग है जो यूएसए से नाराज है। ब्रिटेन से तो नाराज नहीं, यूरोप अलग होने के बाद यूएसए से भी नाराज है। प्लस रसिया, चाइना ये भी नाराज है और ये चैलेंज करेंगे ऑकस को। प्लस एक जो छोटा एशिया में, छोटा नहीं कह सकते हैं, एक बड़ा जो शक्तिशाली देश है वो है भारत। भारत भी ऑकस, अगर क्वेड की भूमिका कम होती है तो भारत भी क्वेड से अपने आप को अलग कर भी सकता है और भारत एक नए सिरे से नए संबंधों की तलाश कर सकता है रसिया के साथ में। प्लस चाइना के साथ भी हमेशा कोशिश ये रही है कि युद्ध जैसी चीज़ें ना हो, संबंधों में धीरे धीरे सुधार हो और हम किसी दबाव में नहीं आए। क्लियर? तो बच्चों ये था आज का टॉपिक ऑकस। कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।